नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है जालना में आरक्षण को लेकर जो है तनाव। जी हाँ, जालना, महाराष्ट्र के जालना में आरक्षण को लेकर मराठा समाज ने जो है वहाँ उग्र आंदोलन कर दिया है और पुलिस लाठीचार्ज होने के बाद जो है जालना अब जल पड़ी है। जिस वहाँ के लोग बोल रहे हैं हम शांतिपूर्वक जो है आंदोलन कर रहे थे, उपोषण में बैठे थे, लेकिन पुलिस ने आकर जो है हमको लाठीचार्ज किया और इस हिंसा को भड़काने में पुलिस का पूरा पुलिस का हाथ है। सर, अभी ऐसा है कि वो जालना तक सीमित नहीं रहा है जी। अभी आप टीवी देखेंगे तो पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह पे आंदोलन चल रहे हैं, रास्ते रोके गए, पूरे महाराष्ट्र के रास्ते रोके गए हैं और सब जगह मतलब अभी उसको दंगा कहा जाए या नहीं कानून के हिसाब से, मगर पब्लिक का जो क्षोभ है वो ज्वालामुखी से जैसे लावा उमड़ के आता है, विस्फोट वो हो गया है और हर एक जगह आंदोलन चालू है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी वर्तमान पॉलिटिकल सिचुएशन जो है उसमें गृह मंत्रालय फडणवीस के पास है जो ब्राह्मण है जी। तो एनसीपी के नेता शरद पवार और कुछ लोग पहले से ही महाराष्ट्र में फडणवीस को टारगेट करने के पीछे मराठा, मराठेतर, ब्राह्मण वर्सेस मराठा ऐसी एक नीति अपना के चल रहे थे। तो अभी ये गृहमंत्री होने के कारण ये पूरा जो माहौल है वो और बिगाड़ने की कोशिश शरद पवार गुट के लोग करेंगे। अभी इसमें ऐसा है कि फडणवीस साहब गृहमंत्री होने के कारण बहुत मुश्किल में आ गया है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा होता है कि लोकल लेवल पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो रहता है वो ऑर्डर करता है जी कि लाठीचार्ज करो, ये करो। जिलाधिकारी लेवल पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रहता है वहाँ पे। तो इतने पुलिस गए थे, मतलब वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वहाँ पे होगा, उसने ही ये ऑर्डर किया होगा। वो हर बार ऐसा फडणवीस को पूछ के करता नहीं है। ये गृहमंत्री रह चुके शरद पवार को भी मालूम है, अनिल देशमुख को भी मालूम है, सबको मालूम है, सबको पता है, क्योंकि सब कभी ना कभी गृहमंत्री रह चुके हैं कि हर एक ऐसी चीज़ में। और ये कैसे रहता है ना कि अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देता है और अभी आग जल जाती है। वो शॉर्ट सर्किट कैसे होता है जी। अभी तो एसी चल रहा था और अभी शॉर्ट सर्किट हो गया और घर जल गया। वे दंगे की सिचुएशन ही ऐसी रहती कि एक सेकंड में उसका शोभ हो जाता है। उस समय तुम्हारा माइंड का बैलेंस रखना और सही निर्णय लेना ये वहाँ के लोकल अथॉरिटी जो रहती है उनकी जिम्मेदारी रहती है। सर, आप कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि अभी चुनाव जैसे नज़दीक आएंगे देश में जो है इस तरह के दंगे और ये चीज़ें जो है सामने आएंगी, तो किस उसका ही तो नहीं एक नहीं सर, नहीं। मैं जिस प्रकार के दंगों की अपेक्षा करता था जी, इच्छा नहीं करता था मगर अपेक्षा करता था, वो दंगे धार्मिक दंगे थे, हिंदू वर्सेस मुसलमान थे जी, HM बोलते हैं उसको। तो इसमें कैसा है कि ये मराठा समाज जो है ना, उन्होंने इसके पहले 18 बार मोर्चे निकाले जी पूरे महाराष्ट्र में, और कोई भी मोर्चा 1 से 5 लाख 10 लाख का ही होता था जी। सर, जब ये 18 मोर्चे इन्होंने निकाले, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोग, और मतलब जहाँ तक देखो एक महासागर जैसे लोग जमा होते थे, मगर कभी एक पत्थर नहीं पड़ा, कभी शांति भंग नहीं हुई, बिल्कुल। और कभी इस प्रकार की घटना तो हुई नहीं, पुलिस लाठीमार भी नहीं हुआ कभी। उल्टा ऐसा हुआ कि कई मराठा युवाओं ने इसके निषेध में आरक्षण नहीं मिल रहा है करके खुदकुशी कर ली जी, ये भी बात है। और अभी ये पर्टिकुलरली वो जालना के पास का जो गांव है जहाँ पे ये सब हुआ, वहाँ पे किस तरह से पुलिस ने भी गलती की ऐसा मुझे लगता है। पुलिस को सस्पेंड करना चाहिए, वहाँ पे जो पुलिस अधिकारी थे, क्योंकि 48 पुलिसों को भी लगाए, बहुत लगाए ना सर। और हॉस्पिटल में कुछ तो सीरियस है जी, 1-2 पुलिस तो एकदम मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसा है। लोग भी घायल हुए बड़ी संख्या में। तो ये ऐसा है कि ये मुठभेड़ हो गई पुलिस और लोगों के बीच में, जो अवॉइड की जा सकती थी। मुझे इसमें पुलिस की गलती दिख रही है। जब मराठा समाज आज तक कभी वायलेंस पे नहीं उतर आया तो अचानक से क्यों आया? बिल्कुल सर, कैसे है ना कि जो लड़का उपोषण कर रहा था
उस लड़के की एक हिस्ट्री है। वो कट्टर ये है मराठा कार्यकर्ता। और वो जो कोपरडी करके गांव है नगर में, जहाँ पे बलात्कार और मर्डर हुआ था एक लड़की का, उसके बारे में पूरे महाराष्ट्र में प्रक्षोभ हुआ था, लोग बहुत आहत हुए थे। तो वो जो आरोपी थे जिनको पकड़ा गया कोपरडी केस में जी। उनको जब कोर्ट में लाया गया तो उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, आरोपियों के ऊपर जी। वो जानलेवा हमला करने वालों में से एक ये था जो अक्कल पोषण पे था। मतलब उसकी हिस्ट्री भी जो है वो वायलेंट हिस्ट्री है कि वो कितना कड़वा था कि उनके ऊपर कोर्ट में जाके उसने हमला किया था और जानलेवा था। वो बच गए कैसे, तो नहीं तो उनको मार ही देता था। ये मतलब कड़वट है। अभी वो उपोषण पे बैठा था। वो एक छोटा सा गांव है। अभी योगा योग से ऐसा है कि एक अपने जो टोपे, अंकुशराव टोपे करके एनसीपी के शरद पवार से निष्ठा रखने वाले नेता हैं, उनका कारखाना एक 10 किलोमीटर पे है। वो जो घटना जहाँ घटी उससे 10 किलोमीटर पे है। और वो एरिया पूरा अंकुशराव टोपे, कभी वो आमदार थे, मंत्री थे, खासदार भी थे, तो उनके अंडर आता है जी। तो उसके ऊपर कंट्रोल उनका है। तो कुछ लोगों को जो सत्ता में बैठे हैं उनको ऐसा शक है कि ये एनसीपी के शरद पवार गुट के जो अंकुशराव टोपे हैं, इनकी तो साजिश नहीं है कि इस तरह से भड़काया जाए, इस तरह से माहौल बिगाड़ा जाए और उसका बाद में एक मराठा समाज को जो है डाइवर्ट किया जाए या उनको प्रक्षोभित किया जाए, ऐसा एक चर्चा है। मैं ना उसका ये करता हूँ, अप्रूवल करता हूँ, ना डिनाई करता हूँ, क्योंकि मुझे साली बीजेपी की कुछ नेताओं से सुबह मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि इसमें अंकुशराव टोपे जो है उनका एरिया है वो, और वो इसके पीछे हो सकते हैं। तो इतना ही मैंने अपना शेयर किया है। वो जैसे उसने हमला किया था ये शेयर किया आपसे, जो किसी ने अभी तक सर नहीं शेयर किया है टीवी पे। मुझे आश्चर्य लगता है, जब मेरे से ऐसे एक पत्रकार को जो मालूमात होती है वो इनको कैसे नहीं होती। ठीक है सर, इसमें कैसा हुआ है ना, मैं इनको दोषी को मानता हूँ जी, अधिकारियों को, वो सर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वगैरह सब रहते उधर। सर वो जो लड़का था वो उपोषण कर रहा था। अभी ऐसा है कि वो उपोषण कर रहा है तो उसको उपोषण करने से रोकने के लिए पुलिस एक्शन में गई, उसको हटाने के लिए गई। तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने बोला कि नहीं, इसका उपोषण छुड़वाओ मत। वो उपोषण छुड़वाते मतलब क्या करते हैं, सलाइन लगा देते हैं, हॉस्पिटल में के लगा देते हैं, एम्बुलेंस में लगा देते हैं, या तो जहाँ पे वो बैठे हैं वहाँ पे भी लगा देते हैं। तो जंतर मंतर पे जब उपोषण होते थे तो ऐसे कई लोगों को सलाइन लगाया हुआ भी हमने देखा है। और अन्ना हजारे तो इलेक्ट्रॉल का पाउडर लेते हैं हर एक। तो उनका आमरण उपोषण कैसा चलता है, 20 दिन 25 दिन, संभव है क्या? नहीं। वो कैसे होता है? 2 दिन के ऊपर नहीं जाएगा कोई। सर कैसा होता है कि अन्ना हजारे जितनी बार पानी पीते हैं उतनी बार उसमें वो इलेक्ट्रॉल का पाउडर है, मेरे घर में है भी इधर, वो डाला रहता है। और इलेक्ट्रॉल पाउडर जो है वो एक खाने के बराबर होता है। आप खाना नहीं खाते ना कभी, तो आपको अगर जुलाब वगैरह हो रहे हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉल पाउडर। इलेक्ट्रॉल, मैं क्या बोला? इलेक्ट्रॉल ही बोला ना। हाँ, तो इलेक्ट्रॉल का पाउडर देते, बोलते हैं 1 पाउच खाओ, कम लगा तो दूसरा खाओ। तो अन्ना हजारे का उपोषण ऐसा ही रहता था, मगर ये उपोषण सीरियसली कर रहा था। पुलिस को क्या चाहिए था, वहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बोलना चाहिए था कि भाई ये अभी तबीयत इसकी खराब हो जाएगी, और कैसे है ना, अगर शुगर का प्रमाण नीचे हो गया तो सर एक अवयव फेल होता जाता है, फिर बचाना मुश्किल हो जाता है। तो आप उसको ज़रा समझा दीजिए कि भाई अभी ठीक है, उसने प्रोटेस्ट किया है, उसके प्रोटेस्ट की दखल भी ली जाएगी सरकार के तौर पे। मगर आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, सरकार को भी मालूम है कि ये मामला जो है पूरा वो सुप्रीम कोर्ट में है। हम यहाँ आंदोलन करके भी कुछ नहीं होने वाला, जला के भी कुछ नहीं होने वाला, मारामारी करके भी कुछ नहीं होने वाला। सुप्रीम कोर्ट जब तक इसका निर्णय नहीं देती तब तक उपोषण करो, खुदकुशी। कोई भी राजकीय पार्टी कुछ नहीं कर नहीं सकती। ये हमारी भी मजबूरी है और आपकी भी मजबूरी है। आप भी इतना बड़ा मोर्चा निकाले बैठे हैं, मगर आपको भी मन ही मन में मालूम है, तो आप उसको बचा लो। पुलिस को ये तरह से उसको बचा लो जी। हम उसको क्या देने वाले हैं? सलाह नहीं देने वाले। आप उसको हॉस्पिटल में लेके जाओ, या तो डॉक्टर को बुलाते हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल खोलते हैं उसके लिए छोटा सा, और उसको दे देते हैं। तो ये पुलिस फेल हुई, यहाँ पे पुलिस फेल हुई। उन्होंने ज़बरदस्ती उसको गाड़ी में डालने की कोशिश की और लेके जाने की कोशिश की, उसकी वजह से दंगा शुरू हो गया, फिर पत्थरबाजी शुरू हुई। लोग बोल रहे थे कि उसको लेके मत जाओ,
जी पुलिस ये बोल सकती थी कि भाई उसको लेके जाओ, नहीं मतलब उसको क्या मरने देंगे क्या आप? ऐसा सवाल पूछ के उनकी पंचायत कर सकते थे, मगर उन्होंने, पुलिस ने वो करने के बजाय लाठीचार्ज जो आया उसको मारो। हाँ, वो तो होता ही है, लाठीचार्ज जब होता है तो कोई पब्लिक भी रिवेंज में पब्लिक में गांव में तो पत्थर ही पत्थर रहते हैं, तो उठा के उन्होंने मारे तो पुलिस को लगी। और पुलिस को इस तरह से प्रतिकार होगा इसकी अपेक्षा नहीं, जनरली उन्होंने लाठी उठाई तो लोग भाग जाते हैं, पत्थरबाजी कम करते हैं। ये पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर होने का मामला दो ही जगह होता है, या तो कश्मीर, नहीं कश्मीर में तो वो और अलग है, मैं इतना दूर नहीं गया, मैं महाराष्ट्र में जहाँ पे मुस्लिम बस्ती में कब पुलिस कार्रवाई करने जाती है तो उनको पत्थर मारे जाते हैं, मगर पुलिस भी रेडी रहती है उसके लिए। यहाँ पे देखेंगे तो किसी के हाथ में जाली नहीं है, हेलमेट नहीं है, तो उनको लगा ही नहीं कि अपने ऊपर इस प्रकार से पत्थरबाजी हुई। और दूसरा, ईरानी लोग जो रहते हैं, उनकी बस्तियाँ रहते हैं, उनमें जो चोर उचक्के हैं उनको पकड़ने जब जाते हैं तब पुलिस पे ऊपर हमला होता है। ये दो जगह अभी अपने भी उल्लासनगर वगैरह में ईरानी कल्याण पकड़ने जाएंगे तो ये पुलिस को ये करते हैं। सर इसमें अभी ऐसा है कि इसको एक एंगल है, ये देखो कि मैं तो बोलता हूँ पुलिस को चाहिए था, जो अभी कल से लोग आज सुबह से जाके बैठे हैं ना लोग, उन्हीं लोगों में से अभी संभाजी राजे छत्रपति हैं, बड़े बुजुर्ग नेता हैं, वो अभी सुबह वहाँ गए, तो उनको पहले फ़ोन करना चाहिए था पुलिस को कि भाई ये मान नहीं रहे, आप उनको बताओ ना। हाँ, इस तरह कुछ करना चाहिए। शरद पवार अभी जा रहे, गए भी, पहुँचे होंगे, उनको फ़ोन करना चाहिए था, फडणवीस साहब को बोलना चाहिए था पवार साहब से कि भाई वो बच्चा मान नहीं रहा है, कट्टर बच्चा है, हम उसकी जान बचाना चाहते हैं, आप ज़रा वहाँ के बुजुर्ग लोगों को अगर बताते हैं तो अच्छा होगा। और पवार साहब मान भी लेते थे शायद, कि उनको भी वो बच्चा मराठा, पुलिस को लगा ही नहीं कि इतना सब कुछ होगा। हाँ, मुझे लगता है ऐसा लगता है, उन्हें लगा कि अकेला बैठा है पोषण पे, दो चार लोग साथ में है। नहीं, लोग बहुत है, नहीं जो भी है आसपास के लोग हटा देंगे हो जाएगा सब। 1000 भर लोग थे वहाँ पे। जी सर, मगर कैसे है ना, पुलिस कितनी भी हो, 100 हो 200 हो, वो एक लीगल इसमें रहती है। सर कल उन्होंने गोलीबार किया तो हवा में किया, तो उनको मालूम है कि एक भी आदमी को गोली लगी और मर गया तो पूरे महाराष्ट्र में सरकार जल जाएगी। यस, उनको मालूम था, और उतना इंस्ट्रक्शन उनको रहेगा कि किसी को गोली मत मारो। लाठीचार्ज भी तब उन्होंने किया कि जब जाके उनके ही लोग 48 लोग जख्मी हुए, तब जाके लाठी मार्च किया उन्होंने। तो हाँ, तो सर सवाल इसमें ये किए हैं, तो हुआ जो हुआ वो तो आगे भी होते रहेगा। आरक्षण कितना जरूरी है सर ये मराठा समाज को, क्या लगता है आपको? जरूरी है सर, जरूरी। मराठा क्या है ना, हम लोग जो 4-5 गाड़ी वाले दिखते हैं ना, उन मराठाओं का जिक्र करते हैं, या जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनका जिक्र करते हैं। मेरे भी बहुत सारे मित्र हैं, आम मराठा जो है ना वो गरीब ही है, आम मराठा गरीब है। अभी ब्राह्मण समाज में आप मेरे जैसे समझता हूँ लोगों को देख के अगर बोलेंगे कि ब्राह्मण समाज देखो कितना आगे है, तो ऐसा नहीं है। गांव में जो ब्राह्मण बचे हैं वो गरीब है। सभी समाज में सर ये होता है, और मराठा तो समाज नहीं लगता में सर आरक्षण जो है देश को एक तरह से खोखला कर रहा है? गरीबी देख के आरक्षण होना चाहिए, नहीं लगता कि जात के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए? वो ठीक है ना सर, कैसे है ना, गरीबी और जात एक दूसरे से जुड़ी है, ये भी सच है जी। सर मेरे को जो संधि और उपलब्ध, अभी मैं सीधी बात बताता हूँ कि मेरे समझो घर में नौकरानी है, उसके बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, रिक्शा चलाएंगे, वड़ा पाव बेचेंगे, अंडी बेचेंगे, ये कर ही रहे वो, या तो गांव में किधर कामगार करके जाएंगे। हाँ, और वो भी अनुसूचित जाति जमाती की लड़की औरत है, उसका इसके परे नहीं है। जबकि मेरे रिश्ते में, मैं ब्राह्मण हूँ जी, परंपरा से मेरे को कुछ विरासत मिलती है। अब मेरे रिश्ते में एक छोड़ के जितने भी लड़के हैं लड़कियां हैं वो सब फॉरेन में जी, वहाँ ही सीखे, वहाँ ही नौकरी की, तो ये फर्क सामने सामने दिखता है ना आपको। अभी आरक्षण की ब्राह्मण समाज को जरूरत इसलिए नहीं है कि वो भारत में है ही नहीं अभी। पूना में, मुंबई में थोड़े से बचे, डोंबिवली में, बोरीवली में, विलेपार्ले में। सर अभी 10 साल के बाद आपको किसी ब्राह्मण का लड़का भारत में मिलेगा ही नहीं, सब बाहर जा रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ ना, मेरे परिचय में एक भी ब्राह्मण कुटुंब नहीं है कि जो भारत में रहने के लिए अपने बलों को। तो क्या लगता है आरक्षण एक सहारा है जो लोगों को फॉरेन भेज सके, या अच्छे? नहीं, फॉरेन का मैंने मुद्दा जो उठाया वो अलग है। मैं ये बताना चाहता था कि ब्राह्मणों को आरक्षण की जरूरत है नहीं जी, उनको एक विरासत में कुछ सहूलतें मिल गई है, एक प्रतिष्ठा मिल गई है,
ये मिल गई, मगर मराठा समाज में गरीब है जी सर। जो सर, लेकिन मराठा गरीब तो हर समाज में उधर है, सर। मोर्चे में दिखते हैं ना, जी, वो क्या अमीर है क्या? वो गरीब ही है और उनको जरूरत है आरक्षण की। लेकिन सर गरीब तो हर जात में है, वो तो हर जात में हर देना ही है ना। जितने जातियों को ओबीसी को देते हैं, इसको देते हैं, तो इनको भी देना ही चाहिए। ये कोर्टबाजी जो कर रहे हैं उनकी वजह से अटका हुआ है। सरकार की इच्छा है सर, सरकार तो मराठा को आरक्षण देना चाहता है। वो 50% की बात करके कभी रोकते हैं, कभी और कुछ करते और हैं, चाहिए। हाँ, वो अगर एक बार हटा दिया ना, ये मोदी जी को करना चाहिए कि ये 50% की शर्त ही निकाल दो। जितना आरक्षण, कोई मुझे बोला तमिलनाडु में तो 95% तक गए वो आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट को मानते ही नहीं, वो देते रहते हैं। बोलो क्या करना है करो, वो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाया है उसके लिए, वो कैंसिल करता है, ये चालू रखते हैं। जी, महाराष्ट्र में भी अभी ऐसी अभी सर स्थिति आई है। मैं भी ब्राह्मण में ही आता हूँ, ब्राह्मण से भी उच्च में गोस्वामी में आता हूँ। अभी हमारे ये उत्तर प्रदेश में मैं ओबीसी में हूँ, लेकिन महाराष्ट्र में मैं ओपन में हूँ। ये तो स्टेट वाइज जो आरक्षण है वो भी तो गलत है। नहीं, वो भी होना चाहिए कि देश भर में जैसे बौद्ध समाज को पूरे देश में सहूलत है, वैसे मराठाओं को भी देश भर में मिलनी चाहिए। मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं है, खिलाफ नहीं, मैं समर्थन में हूँ, उनको मिलना चाहिए। और ये 10-12 मराठे गाड़ी लेके घूमते, उनके ऊपर नहीं मैं जाता हूँ, जो रास्ते पे है ना। और सर वो कितना, आप सोचो ना कि उनके लोग खुदकुशी की है ये कॉज के लिए, आसान नहीं है सर। सर अभी यहाँ इसका राजकीय परिणाम क्या होगा? मुख्यमंत्री भी मराठा समाज के हैं, अभी अजीत पवार आए हैं उप मुख्यमंत्री, वो भी मराठा समाज से हैं। तो क्या लगता है इनको न्याय की तरफ ले जाएंगे कि ये दंगा? कोशिश नहीं, कोशिश तो फडणवीस ने भी ब्राह्मण होते हुए की। जी, उल्टा ऐसा हुआ कि हाँ 2014 में जब उनकी सरकार बनाया था अकेले, तो उन्होंने दे दिया था, वो बाद में सुप्रीम कोर्ट में ये तुम्हारी ठाकरे की सरकार हार गई, नहीं तो दिया था उन्होंने। और फडणवीस ब्राह्मण करते कुछ ये मराठा समाज के ऊपर अन्याय नहीं करेंगे, उनका स्वभाव नहीं है वो, और नीति भी नहीं है। मगर इसका फ़ायदा लेके फडणवीस हटाओ मुहिम जोर पकड़ेगी। अभी ये जो ज्वालामुखी उठा है और गांव-गांव में फैल रहा है, वो टारगेट करेंगे होम मिनिस्टर को, क्योंकि पुलिस का लाठीमार है। रिस्पॉन्सिबल तो वही है ना इसमें सर ऐसा है कि फडणवीस साहब ऐसे पहुँचे थे मुख्यमंत्री के 14 से 19 तक, यहाँ तक पहुँचे थे, समझो एवरेस्ट शिखर पर पहुँचे थे। तो बाद में उप मुख्यमंत्री होने के कारण वो सह्याद्री के शिखर पर आ गए थे, मतलब बहुत नीचे आ गए थे। सर अभी ये मराठा समाज का आंदोलन अगर अगले 8-15 दिन में बंद नहीं हुआ और बढ़ता गया, तो मुझे डर है कि उनको तो पूना का वो पर्वती का टेकड़ी है छोटा, वहाँ तक छोटा करके रखेंगे। सर मेरे को डर है कि ये अगर ब्राह्मणेतर इस तरह से इसका टर्न हो गया। ब्राह्मण समाज पहले से असल में मराठाओं के साथ है, दलितों के साथ है जी। मेरे जितने गुरु हैं समाजवादी पार्टी के थे, SM जोशी थे, बहुत सारे थे जी। तो वो सब सर दलित समाज को, मेरे काका यदुनाथ थत्ते थे, जितने भी दलित लेखक उभरे वो सब हमारे साधना परिवार से उभरे। तो हमारा काका से लेकर मैंने यदुनाथ थत्ते चाचा जो थे वो पूरे दलित समाज के पीछे थे। मैं भी खुद दादा साहब रूपोते करके एक मंत्री थे, दलित मंत्री, उनके साथ मैं पूरा महाराष्ट्र घुमा हूँ और दलितों का अभ्यास किया हूँ। उसके ऊपर वो किताब को मेरे को अवार्ड मिला है। तो सर इसमें ऐसा है कि अगर इससे ना दंगे भड़के, तो जैसे हिंदू मुसलमान दंगे होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फडणवीस को टारगेट करके अगर दंगे किए गए, करने वाले कौन है वो आपको मालूम है? हाँ जी। तो शायद फडणवीस के साथ साथ जैसे गांधी हत्या के बाद महाराष्ट्र के सभी ब्राह्मणों के घर जलाए गए थे, कारखाने जलाए गए थे। सर मुझे एक आशंका है कि अगर फडणवीस को टारगेट करके ये दंगे रुके नहीं जी, तो इसमें ब्राह्मण समाज जो है महाराष्ट्र का वो जल जाएगा। अब ये क्या रवैया लेते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से इसको मिटाते हैं, मगर दो चीज़ें होगी। ये तो महाराष्ट्र में फिर से 48 में जैसे दंगे हुए थे ब्राह्मणों के खिलाफ, वैसे होने का डर है, या तो फडणवीस को रिजाइन करना पड़ेगा। हो सकता है, या तो हो सकता है फडणवीस टारगेट करके ये सब किया गया हो। तो हाँ हो ही रहा है, स्क्रिप्टेड ना हो। हाँ तो फडणवीस को रिजाइन करना पड़ेगा शायद इस मामले में। उनको उठा लेंगे ऊपर वगैरह वो बात अलग है, मगर नहीं बीजेपी कब नहीं, ये सर पहले से फडणवीस को टारगेट था ही।
उनको किसी को फडणवीस चाहिए नहीं था, तो वो अनायासा ये मौका आया है तो उसका ये हो जाएगा। मगर सर महाराष्ट्र में परंपरा छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इतनी बड़ी परंपरा है। लोकमान्य टिळक है, महर्षि कर्वे है, अगरकर है, ये ब्राह्मण, दलित, मराठा, ये सब समाज साथ में रह के स्वतंत्रता सेनानी थे सर। बाद में भी उन्होंने एक दूसरे का सहारा लिया है। मैंने तो एस एम जोशी की ज़िंदगी पास से देखी है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर ब्राह्मण और किसी भी राज्य में अगर किसी की भी नहीं होनी चाहिए। जातिवाद अगर दंगे होते हैं तो ये तो सर बहुत सब, हम तो धार्मिक दंगों का भी समर्थन नहीं करते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जातीय दंगों का तो सवाल ही नहीं। मुझे लग रहा था महाराष्ट्र में संघ परिवार बीजेपी वाले इलेक्शन से पहले धार्मिक दंगे करेंगे, मगर एनसीपी वाले ज़्यादा शाणे निकले। उन्होंने ब्राह्मण वर्सेस मराठा ऐसा कलर देके जातीय दंगे किए हैं, ऐसा लगता है। अभी मराठा समाज भी शाना है। उन्होंने 18 मोर्चे निकाले जिसमें शांति थी, उनमें भी बहुत सारे नेता विवेकशील है। तो लगता है कि उनको मामला ठंडा जल्दी हो जाएगा। जल्दी करेंगे, हो जाए जल्दी तो अच्छा ही है। अच्छा ही है सर, होना ही चाहिए और आरक्षण मिलना चाहिए, उसके बारे में दो राय नहीं है। और इसमें शिंदे की भी पंचायत है। शिंदे आरक्षण के मामले में उनके साथ है, मगर केंद्र ये तुम्हारा ये नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट मान नहीं रहा है, इसके लिए वो भी मजबूर होकर बैठे हैं। मगर ये दंगे भी नहीं चलेंगे क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर है। बिल्कुल। फडणवीस को हटाने की मुहिम इससे अगर आगे आ गई तो शिंदे साहब का भी प्रॉब्लम हो जाएगा। अजीत दादा का नहीं होगा, अजीत दादा खुश होंगे, मगर शिंदे साहब का प्रॉब्लम होगा क्योंकि वो नंबर लग जाएगा। वो छोड़ो, वो अलग मुद्दा है। मगर हम प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं मराठा समाज के जो विवेकी लोग हैं उनसे कि ये कोई इसको कम्युनल टर्न या कास्ट के तौर पे न देखा जाए और सबको आरक्षण मिलने के लिए सब एकजुट होकर रहे। और शिंदे साहब आपको न्याय देने की कोशिश करेंगे, ऐसा भी मुझे विश्वास है। शिंदे साहब को भी जाना चाहिए जहाँ पे ये हकीकत हुई है, जालना जहाँ पे ये बाकी जा रहे, तो इनको भी जाना चाहिए। और पवार साहब और अजीत पवार साहब दादा और इनको दोनों को मिलके जाना चाहिए। फडणवीस को लेके जाएंगे तो शायद मामला बिगड़ेगा। इसके लिए मैं सोचूंगा कि पुलिस के खिलाफ वहाँ पर माहौल बना हुआ है, माहौल बनाया, गृह मंत्री, ब्राह्मण, ये भी माहौल है। तो ये दोनों मराठा नेता हैं, उनको भी जाना चाहिए। राणे साहब को भी जाना चाहिए, वो भी मराठा आरक्षण के मामले में उनका भी कंट्रीब्यूशन सर बहुत बड़ा है। जी। तो वो उनको भी जाना चाहिए। और इसमें अभी मुझे डर है कि ये जातिवाद को रोकने के लिए अभी ये 5 दिन का सेशन आ रहा है जी संसद, उसमें सर बोल रहे हैं कि ऐसे कुछ विधायक आने वाले हैं जिसमें देश में बड़ी गड़बड़ी होगी। वो इंडिया के लोग करेंगे और धार्मिक तौर पर भी बड़ी गड़बड़ी होगी। तो शायद वो गड़बड़ी शुरू हो गई तो ये गड़बड़ी पीछे पड़ जाएगी, क्या मालूम। वरना आज मीडिया ने जो दिया है ना, वो आग भड़काने का काम किया है। अभी मैं सब पेपर देख रहा था सर, मराठी पेपर ने तो आग भड़काने का काम बहुत किया है। चैनल भी कर रहे हैं, मगर चैनल हमेशा करते हैं, मगर आज पहली बार ऐसा हुआ है। हम तो शांति की अपील करते हैं सर। फडणवीस, शिंदे, अजीत दादा, इन लोगों के जो बयान है, स्टेटमेंट है, वो अंदर है। और पहले पेज पे जो भड़काऊ भाषण है वो सब है। मतलब मराठी पेपर भी चाहते हैं कि भड़का हो जाए। बीजेपी को रोकने के लिए जो एक रचना हो रही है, मीडिया प्लानिंग, उसमें ये हो रहा है सभी, मुझे लगता है। देखते हैं अभी क्या होता है। शांति के लिए प्रार्थना करेंगे और सबको विनती करेंगे कि भाई हम एक साथ रहे और आपको आरक्षण मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।